हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को, जिसमें हम आर्किटेक्चर को भी पढ़ेंगे, म्यूजिक को भी पढ़ेंगे और कुछ बुक्स को भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसी के बाद हमने कल का, जैसा कि हम हर क्लास में करते आ रहे हैं, हम पहले रिवाइज करेंगे। तो पहले बताइए, दीवाने विजारत ये किस डिपार्टमेंट का नाम था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, राजस्व विभाग का नाम था और इसका हेड कौन हुआ करता था? वजीर। ठीक। उसके बाद बताइए, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग का हेड कौन होता था? अर्ज मुमालिक। और इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी, मिलिट्री डिपार्टमेंट की। उसके बाद दो डिपार्टमेंट आता था, एक दीवाने रिसालत और एक दीवाने रियासत, जिसमें कंफ्यूजन थी। रिसालत का मतलब रिलीजियस डिपार्टमेंट से था और उसके हेड होते थे दबीर मुल्क होते थे। रियासत जो था, और रिसालत कौन सा था? धर्म का था, रिलीजियस डिपार्टमेंट था। और दीवाने रियासत ये कौन सा था? कॉमर्स का था, वाणिज्य विभाग था और इसका हेड होता था, बताइए, रईसे मुमालिक को कहते थे। उसके बाद दीवाने इंशा। इंसा से क्या याद दे रहे थे कि इंसा अगर आपकी कोई पढ़ ले तो हिंसा हो जाएगा, और इंसा से हिंसा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पत्राचार, करेस्पॉन्डेंस। अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ ले, हिंसा हो जाती है ना, तो इंसा से हिंसा याद रखिएगा। उसके बाद आपने अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ा था, दीवाने मुस्तखराज। ये भी क्या है? एक राजस्व डिपार्टमेंट है और इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। उसके बाद हमने सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट पढ़े थे तुगलक के काल में, तो जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में था कृषि विभाग, और कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? दीवाने कोही। याद आया? दीवाने कोही। उसके साथ हम जब फिरोज शाह तुगलक में आते हैं तो 3-4 डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, जिसमें पहला डिपार्टमेंट क्या था? दीवाने बंदगान, यानी स्लेवों का डिपार्टमेंट, गुलामों का डिपार्टमेंट। और तुगलक ऐसा था जो सबसे ज्यादा गुलाम भी रखा था, मतलब फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद क्या आया था? दीवाने खैरात। खैरात में वो कौन सा डिपार्टमेंट था? जिसमें महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं का पुनर्विवाह, उसके अलावा और भी लड़कियों की शादी और वुमेन वेलफेयर का काम किसमें होता था? दीवाने खैरात में होता था। उसके बाद इस्तेयाक डिपार्टमेंट था, दीवाने इस्तेयाक, जिसको आप क्या बोलते थे? पेंशन विभाग भी बोलते थे। उसके बाद एक क्या था? एक था बरीद। बरीद किसके लिए आता था? बरीद आता था स्पाई के लिए, सीक्रेट सर्विसेज के लिए बरीद आता था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, वो अपने प्रोविंसेस को किस में बांटेगा? इक्ता में बांटेगा। और इक्ता के मालिक को आप क्या बोलेंगे? इक्तेदार। और इक्तेदार क्या है? एक यूनिट है। एक कैसे मिलेगा आपको इक्ता? सैलरी या पेमेंट के रूप में आपको इक्ता दी जाएगी। इक्ता के बाद प्रोविंसेस आएंगे और प्रोविंसेस का हेड कौन होगा? मुफ्ती। ठीक है, आपने ये पढ़ा था। उसके बाद क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट, सिख, और उसका हेड कौन होगा? सिकदार। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि परगना या तालुका, जिसमें उसका हेड होगा तालुकेदार, या तो चौधरी, और या तो जो सब लोग भूल जाते हैं वो क्या है? अमील। ठीक है, ये होगा। उसके बाद आएगा ग्राम या विलेज, और विलेज का हेड कौन होगा? विलेज का हेड होगा मुकदम या खुद। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और इसी के साथ हमारा जो है ये रिवीजन का पार्ट खत्म। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी को। देखिए, सोसाइटी में ये करना है कि आप सबसे पहले ये जानिए कि कैसे सोसाइटी को पढ़ना है। मैंने एक बार आपको सोशल इशू थोड़ा सा पढ़ाया था, तो इसमें हमको ये देखना है कैसा। पहला, विमेन का क्या स्टेटस है? एक क्वेश्चन इससे आता है। जहां भी महिला आएगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। उसके बाद क्या है कि सोसाइटी कैसी थी ओवरऑल, मतलब जो मेजर समाज था वो कैसा था, सुल्तान वाला नहीं। ठीक। उसके बाद सोसाइटी में भी हम 2 क्लास को देखेंगे, एक अपर क्लास और एक
लोअर क्लास। इसको एक तरीके से कर लीजिए कि शासन करने वाला क्लास और दूसरा जिसपे शासन किया जा रहा है, शासित होने वाला क्लास। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा उस समय के रिलीजन को जानेंगे कि रिलीजियस कैसा रहा है, सेकुलर था, रिलीजियस था, कैसा था समाज, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इस दर कैटेगराइज कर लीजिए कि किंग और उनके साथ का समाज अलग है, ठीक है, और नॉर्मल जो लोअर क्लास है वो समाज अलग है लोअर क्लास का। ये पूरे में चलेगा इन तीनों में। तो जब आप ऊपर आते हैं तो मुस्लिम महिलाओं में और हिंदू महिलाओं में, जो दोनों राजा हैं, ठीक, यहां पे आपको पर्दा प्रथा मिलेगी। क्या मिलेगा? पर्दा प्रथा मिलेगी। पर्दा प्रथा की शुरुआत मध्यकाल से ही मानी जाती है हिंदुओं में। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि पहले जब सैनिक आते थे तो सुंदर स्त्रियों को देखते थे तो वो उठा के लेके चले जाते थे, तो पर्दा रहेगा तो न देखेंगे और ना ही ले जाएंगे। और इस वजह से, और इसके बाद पर्दा प्रथा को क्या किया गया, जैसे जैसे मध्यकाल बढ़ता चला गया, पर्दा प्रथा सम्मान का प्रतीक हो गई। किसका? सम्मान का और रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट के साथ साथ ये कि जितना आप पर्दा करेंगे आप उतनी अच्छी हैं। एक ये कॉन्सेप्ट मध्यकाल से ही गढ़ता चला गया और ये धीरे धीरे और भी बलवान होता चला गया मॉडर्निटी आने तक। उसके बाद एक क्लास जो है, इनको रूलिंग का नहीं था दोनों जगहों पे। दोनों जगहों पे क्या है? पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक है। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, जिसमें पिता के पास या उस घर के पुरुष के पास क्या होगी? शक्ति जो है केंद्रीकृत रहेगी, उसका बहुत ज्यादा क्या होगा? बात मानी जाएगी या सुनी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे नायिका देवी को भी देखिए, होता यह है कि नायिका देवी हर तरीके से समर्थ हैं राजगद्दी संभालने को, और राजगद्दी संभाल भी रही हैं। यहां तक कि गोरी को धूल भी चटाया उन्होंने, लेकिन वो राज किसके नाम से कर रही हैं? अपने नवजात बच्चे के नाम से। नवजात मत कहिए, मतलब छोटे बच्चे के नाम से, 2 साल के बच्चे के नाम से। इसका मतलब क्या है कि समाज को, यानी हायर क्लास सोसाइटी को यह स्वीकार नहीं है कि एक महिला पुरुषों पे राज करे। यही हाल आप रजिया सुल्तान के साथ भी देखते हैं। हाँ, वो बन तो जाती है लेकिन कितने साल के लिए? 4 साल तक के लिए बस बन पाती है। और वहां भी क्या करते हैं? तुर्क अमीर सिर्फ इसी वजह से क्या करते हैं? विरोध करते हैं, क्योंकि वो क्या थी? एक महिला थी। उसके बाद वो अल्तुनिया के राजा से शादी करती है। जब तक शादी नहीं होगी तब तक गद्दी नहीं मिलेगी। तो ये क्या बताता है कि उस समय मध्यकाल में अपर क्लास की स्त्रियां भी बिना पुरुषों के पूर्ण नहीं है, मतलब उनको वो दर्जा नहीं मिला अगर वो शादीशुदा नहीं है तो, कि इंडिपेंडेंटली वो कुछ कर सके। ये मध्यकाल की बात है, आज के हिसाब से नहीं सोचिएगा, ये आप मध्यकाल का समाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हाँ, लेकिन एक चीज था, हिंदुओं को सैन्य शिक्षा की आजादी थी। बहुत सारी ऐसी राजकुमारियां आपको मिलेंगी मध्यकाल में जिन्होंने सैन्य शिक्षा ली, लेकिन इसके साथ एक समस्या थी, ये सैन्य शिक्षा अपने ही घर में किसी से लेती थी। या तो उनका भाई उनका गुरु होगा, या पिता होंगे, चाचा होंगे, तो बाहर शिक्षा का इनको भी अधिकार नहीं था। एक चीज समझिए, सैन्य शिक्षा ये ले तो रही हैं, तलवार चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना, सब कुछ, घुड़सवारी से लेके सब, लेकिन ये कौन सिखा रहा है? अपने ही घर में, अपने हाउस में। बाहर शिक्षा का माहौल नहीं है कि आपको बाहर शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी नहीं दिया गया। अब देखिए, आप ये जो बातें पढ़ रहे हैं, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पे पढ़ रहे हैं, इन जनरल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इन जनरल, सामान्य तौर पे। अपवाद हर जगह है, तो अपवाद आपसे नहीं पूछता है, ठीक। जहां अपवाद आएगा, जैसे अब मैंने कहा ना कि सुल्तान का पद नहीं मिलता है, लेकिन रजिया सुल्तान को मिला, तो रजिया सुल्तान क्या है? अपवाद है। अपवाद आपसे पूछेगा सवाल में तो वो आपको बता दिया गया है। इन जनरल मैं बता रहा हूं कि समाज कैसा है, ठीक है।
तो सैन्य शिक्षा भी ये हो गया। उसके साथ मुस्लिमों में भी ऐसा नहीं था, इनको भी लगभग यही छूट और यही था। तो एक चीज ये समझ में आती है कि ये रूलिंग क्लास जो है, जो शासन कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ नहीं है। वो कैसा है, एक तरीके का ही है। हाँ, धर्म उनके अलग अलग हैं, लेकिन तरीका क्या है, सेम है। पर्दा प्रथा का उल्लंघन करके रजिया आती है ना, वहां भी क्या है कि समाज में आप चेहरा नहीं दिखा सकते, मुस्लिमों में भी है। तो यही चीज है। तो ये दोनों में भी लगभग, हाँ, कारण अलग अलग हो सकते हैं कि इनका पर्दा प्रथा करने का अलग कारण है और उनका कारण अलग है, लेकिन हो तो फॉलो तो हो रहा है ना। इसी समय में सती प्रथा का प्रचलन चालू होता है, मध्यकाल से ही जो सती प्रथा है। और ये कब खत्म होता है, 1828 या 29, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। ठीक है, तो सती प्रथा का भी उन्मूलन कहां से हो रहा है, सॉरी उन्मूलन कह रहे हैं, प्रचलन की शुरुआत कहां से हो रही है, मध्यकाल से। ठीक है, और वहां भी कहां से, रणथंभौर से। जब आप पढ़ते हैं पद्मावत में, आपने देखा होगा कि राजा रतन सिंह की पत्नी जो है रणथंभौर के किले में क्या करती हैं, सती। और सती क्या होता है, सेल्फ मोर्टैलिटी को सती बोलते हैं, अपने आप को त्याग करना, आग में झोंक देना, सती प्रथा कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कब शुरुआत हो रही हैं, मध्यकाल में। अब दूसरी स्थिति ये आ जाती है कि इस समय के महिलाओं की स्थिति, जो लोअर क्लास है उनका क्या है, लोअर क्लास के महिलाओं की स्थिति क्या है। यहां कोई पर्दा प्रथा नहीं है। क्या है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है। अब एक चीज ये बताइए कि जो औरत घड़ा बना रही है, जो औरत बाजार में काम कर रही है, क्यों, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये क्या कर सकें, अपना खर्च जो है सिर्फ एक आदमी से चला सके। आज भी आप देखेंगे समाज का जो निचला तबका है, जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया, उनकी महिलाएं भी काम करती हैं, और अपर क्लास की महिलाएं काम करती हैं। जो अभी इंडियन सोसाइटी में जो काम नहीं करती वो कौन है, मिडिल क्लास औरतें काम नहीं करती हैं, वो मैक्सिमम क्या है, हाउसवाइफ हैं। और उसमें से 90% क्या है कि अपने मन से नहीं है कि अडॉप्ट किया है। जैसे बहुत लोग हैं कि 10% ऐसे लोग हैं जिनका मन है कि नहीं भाई हम काम क्यों करें, हम घर में ही ठीक हैं, वो इतने आलसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन 90% लोगों को क्या है कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी की वजह से हाउसवाइफ बनना पड़ा। ठीक है, ये एक सच्चाई है। तो लोअर में पर्दा प्रथा नहीं है। दूसरा, इनको काम करना है, बिना काम किए इनको भोजन नहीं मिलेगा। ठीक, तीसरी चीज, यहां भी इनसे और इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई लग्जरी प्रदान नहीं है, तो इनके लिए खर्च वहन करना बहुत ही मुश्किल है। और इनको सारा साज श्रृंगार, ये सारा आप जो भी पाएंगे, लिपस्टिक से लेके, ये सब कहां मिलेगा आपको, अपर क्लास में मिलेगा। जो लोअर क्लास की महिलाएं हैं वो नॉर्मल साधारण सी महिलाएं हैं। एक विडंबना ये भी है कि इतिहासकार ने बहुत ज्यादा समाज के बारे में नहीं लिखा है। हिस्ट्री जो लिखी गई है वो मैक्सिमम पॉलिटिकल रिजीम पे लिखी गई है कि क्या हुआ, कौन किससे लड़ा, समाज में क्या हुआ, ये बहुत कुछ नहीं लिखा है। तो हमको जानकारी भी क्या है, कम मिलती है। अब आ जाइए सोसाइटी पे कि सोसाइटी का क्या आलम रहा। तो सोसाइटी में भी अपर क्लास और लोअर क्लास मैंने बताया, और इसमें भी हिंदू और मुस्लिम, ठीक, दोनों चीजें चलेगा। क्यों, क्योंकि रूलिंग क्लास कौन है, मुस्लिम है, और दूसरी रूलिंग क्लास कौन है, हिंदू भी हैं कुछ जैसे छोटे छोटे राज्यों में। तो रूलिंग क्लास ने क्या किया कि मुस्लिम अपने अंडर, सुल्तान अपने अंडर हिंदुओं को रखते थे। यानी ऐसा नहीं था कि आप हिंदू हैं तो आपको काम नहीं, बड़े बड़े पदों पे हिंदू रखे जाएंगे। जैसे राय करण सिंह हुए, राय प्रताप सिंह हुए, ये सब क्या है, ये आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनको बहुत बड़े बड़े पद मिले थे। अगर आप दिल्ली सल्तनत के बाहर अगर मुगल काल में आते हैं तब तो पूरी रिश्तेदारी और सब कुछ चल रहा है उनका। तो यहाँ पे तो रूलिंग क्लास में बहुत अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि वहां सत्ता का संघर्ष है। किस चीज का, सत्ता का संघर्ष है दोनों क्लास में। हिंदू और मुस्लिम में क्या है, सत्ता का संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा अपने दिमाग में कि धार्मिक संघर्ष नहीं है। कैसा संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष है। और
एक चीज यहां पे ये है कि लोअर क्लास की जब बात आएगी, लोअर क्लास की जब बात आएगी तो हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू क्या है, मेजॉरिटी है, और मुस्लिम्स क्या हैं, माइनॉरिटी हैं, और दोनों की स्थिति खराब है। दोनों की स्थिति क्या क्या है, खराब है, शोषित हैं, इनको अपना काम चलाने के, इनको भी रोजमर्रा के काम करने हैं, उसके बाद खेती करना है, ये सारे काम इनके जिम्मे हैं, और इनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सब ऊपर कैसा चल रहा है, हायरार्कियल, या तो सेनापति को मिल जाएगा, या तो राजा के पुत्र को मिल जाएगा, किसी आम आदमी को सैनिक बनते आप नहीं देखेंगे। ठीक है, सैनिक का मतलब है कि राजा बनते आप नहीं देखेंगे। हाँ, दूसरी चीज है रिलीजन। तो बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय मुस्लिम्स ने, जो रूलर्स हैं, वो हिंदू मंदिरों को क्या किया, तोड़ा। लेकिन ये साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि उन्होंने हिंदू जो मंदिर थे उनको तोड़ा धार्मिक भावनाओं के लिए, नहीं। मंदिर उस समय जो था वो क्या होता था, बैंक हुआ करता था, तो वो सिर्फ धन लूटने के लिए तोड़े। और जब ये मंदिर तोड़ते थे तो इनकी क्या होती थी, वाहवाही होती थी कि आप तो अरे गजब, आपने इस्लाम का प्रचार किया। तो एक होता नहीं है कि किसी की पीठ थपथपा दो तो उसका नहीं भी मन रहता तो वो काम करता है, होता है ना कि अरे बहुत शाबाश शाबाश। तो यही किया गया। तो ये क्या किए, ये मंदिरों पे करते थे। दूसरा, ये जजिया टैक्स लगाते थे, ये आपने पढ़ा ही है, जजिया टैक्स। अगर आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल जाना है, तो आपको क्या होगा, पिलग्रिम टैक्स देना पड़ता था। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज, समाज जो था वो कैसा था, सेकुलर माना जाता था, मतलब लोग राजा से सताए हुए गए रहते थे, धर्म से कोई नहीं सताया जाता है। धार्मिक धर्म कोई धर्म किसी धर्म को सताता है नहीं, उस धर्म के राजा या उस धर्म के प्रधान दूसरे धर्मों को सताते हैं जो माइनॉरिटीज में होते हैं। तो राजा से, उनके टैक्सेस से आदमी, उनके करों से परेशान था, न कि धर्म से। ठीक है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि पूरे मध्यकाल में एक भी धार्मिक दंगा नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं। ठीक है, और आप जब अमीर खुसरो को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ये भी समझ में आएगी कि सुल्तान के अंडर भी वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। आप गोरी को पढ़ेंगे तो वो लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के चलवा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप सुल्तान होके क्यों करेंगे ऐसा। ऐसा तो है नहीं कि, देखिए दो बातें समझिए, अभी क्या है कि अभी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग चुनते हैं तो लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, हम लोगों को प्रलोभन मिलता है ना। पोर्टफोलियो में क्या होता है, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो इसका विकास, ये सारी चीजें होता है। लेकिन यहां सुल्तान क्यों आपको प्रलोभन देगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता को खुश करने के लिए उसने लक्ष्मी जी की आकृति। एक इतिहासकार लिखते हैं कि अगर भारतीय जनता खुश नहीं भी है उससे, तो क्या उसको सुल्तान बनने से रोक लेगी, वोट हो रहा है। इस बात को समझिए, सुल्तान तो वो बाय डिफॉल्ट बनेगा ना, जैसे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है फोन में, उसी तरीके से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बनेगा। एक राजा को हराएगा, ये राजा बन जाएगा। इसके लिए तो सारा काम क्या होना चाहिए, सैन्य, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो यही चीज समझिए कि रिलीजन बहुत मायने नहीं रखता था, आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही, हाँ जो था वो अपने लिए था। लोग रिलीजियस थे, हिंदू हिंदू रिलीजियस थे, मुस्लिम मुस्लिम रिलीजियस थे, लेकिन कोई बहुत झगड़ा नहीं था कि नहीं हम आप हिंदू हैं तो आपको काट देंगे, मुस्लिम है तो कोई ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब हम जो है कुछ बुक्स के नाम पढ़ते हैं। देखिए अब कुछ बुक्स के नाम, तो बुक्स में देखिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं और ऑथर। इसमें एक चीज ये भी, कभी कभी डिस्क्रिप्शन पूछ देता है कि किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो वो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो मध्यकाल की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो अल बरूनी की किताब है। किसकी, अल बरूनी की दो किताब, एक किताबुल हिंद और एक तहकीके हिंद। अब ये दोनों एक किताब है, ये भी मान लीजिए,
मान कर लीजिए एक ही किताब है, नाम अलग अलग है, ठीक है। इसमें पूछता यह है कि भारत का भूगोल किस किताब में मिलेगा, भारत की सामाजिक संरचना किस किताब में मिलेगी, तो अलबरूनी के किताब में मिलेगी। जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो ये बात जानते होंगे कि उनको अलबरूनी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी में, और आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है। वही सोचिए कि अलबरूनी ने उस समय के समाज और भूगोल के बारे में किसमें लिखा है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में लिखा है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये किसके साथ भारत आया था, तो गजनवी के साथ आया था। और गजनवी कब आ रहा है, 1000 में, 1000 ईस्वी में। तो देखिए पूछता क्या है कि कभी कभी सन पूछ लेता है कि 1000 ईस्वी में आता है, और करता क्या है कि 1000 ईस्वी का मतलब कौन सा हो गया, 11वीं सेंचुरी हुई ना, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं 2022, लेकिन सदी कौन सी है, 21वीं। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जाम टाइम में क्या करता है कि वो जानता है कि 1000 के आसपास आ रहे हैं ये, तो पूछ लेता है सदी कौन सी थी। तो बहुत लोग 10वीं सदी नहीं, वो कौन सी सदी है, 11वीं सदी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मिनहाज उस सिराज की किताब, जो ये बहुत फेमस किताब है, तबकाते नासिरी पे है, और नासिरी से किस पे होगी, ये नसरुद्दीन पे, ठीक है, तबकाते नासिरी। उसके बाद इब्न बतूता, ये किसके काल में है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऐसे सवाल भी पूछता है कि कौन किसके काल में है, ठीक है। तो हमने बताया ये गजनवी के काल में है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है, और तुगलक इसको दिल्ली का काजी बनाता है, फिर चाइना भेजता अपना एम्बेसडर बना के। तो इसकी किताब जो है किताबुल रहेला पहली ट्रेवल अकाउंट मानी जाती है, सॉरी दूसरी शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में कंफर्म कर दूंगा। लेकिन ये क्या है, एक ट्रेवल अकाउंट है। जैसे आजकल आप लोग ट्रेवल ब्लॉग पढ़ते हैं ना, यहाँ गए तो ये चीज, वो ट्रेवल ब्लॉगिंग होती है, वीडियो ब्लॉगिंग भी होती है और लिखी भी जाती है। तो ये उस समय की ट्रेवल ब्लॉगिंग है, किताबुल रहेला इब्न बतूता की किताब है। उसके बाद फिरदौसी ने लिखी शाहनामा, किसने लिखी, फिरदौसी ने। चचनामा बहुत सारी किताबों में माना जाता है कि ये अली अहमद की किताब है, किसकी, अली अहमद की किताब है। और बहुत से हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि इसका ऑथर अभी फिक्स नहीं है कि किसने लिखा, लेकिन एक चीज फिक्स है कि ये किसकी कहानी है, तो ये सिंध विजय की कहानी है। किसकी, सिंध पे पहली बार विजय प्राप्त करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। किस पे करता है, राजा दाहिर पे। तो ये सिंध विजय की कहानी है, आप लिख लीजिए, सिंध विजय की कहानी है कौन सी, चचनामा। उसके बाद आ जाइए पृथ्वीराज रासो, सॉरी यहां आर लिख दिया हूं, वो पृथ्वी कर दीजिए, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कहानी किसकी है, पृथ्वीराज तृतीय भी दे सकता है आपको, पृथ्वीराज चौहान भी दे सकता है आपको, और ये भी पूछ सकता है दोनों एक ही लोग हैं। मैंने बताया था ना कि जब राजगद्दी संभालते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय दोनों एक ही लोग हैं, और ये कहानी है पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम कहानी है ये। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि ये कौन सी इसमें प्रेम कहानी है, तो पृथ्वीराज रासो। और इसको लिखा कौन था, चंद्र बरदाई ने, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए राजतरंगिणी, और इसको किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है, और ये कश्मीर का इतिहास है, किसका, जम्मू कश्मीर का, J&K का हिस्ट्री है। और हिस्टोरियंस के हिसाब से ये लिख लीजिए, ये पहली इतिहास की किताब है। जैसे इतिहास में क्रोनोलॉजी होता है ना, इतिहास की किताब जब भी लिखी जाती है देखेंगे आप, एक क्रोनोलॉजी होती है, एक अकाउंट होता है कि इस सन के बाद ये ऐसे। पहली बार क्रोनोलॉजी में लिखी गई किताब कौन सी है, राजतरंगिणी, और ये किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। उसके बाद कुछ और हैं, उतबी भी किसके साथ आया था, अलबरूनी और उतबी साथ साथ आए थे, किसके साथ, गजनवी के साथ आए थे। और ये कौन है, तारीखे यामिनी इसकी किताब का नाम है, और यामिनी गजनी वंश को ही कहते थे। और उतबी क्या था, कोर्ट हिस्टोरियन था, किसका, मोहम्मद बिन गजनवी का, इस वजह से ये लिखेगा। उसके बाद एक किताब याद रखिए, ताजुल मासीर, ये लिखा है हसन निजामी ने। उसके बाद किरण उस सादेन, ये अमीर खुसरो की पहली किताब है,
इस वजह से भी पूछता है। तो ये बताइए, सवेरा होता तो सबसे पहले प्रभात की किरण ही तो निकलती है, उससे याद रखिएगा कि किरण उस सादेन आमिर खुसरो की पहली किताब है, किरण उस सादेन। उसके बाद आशिका, ये भी आशिक से याद रखिएगा, आशिक से आशिका, ये भी एक प्रेम कहानी है जिसको खुसरो ने लिखा है किसके लिए, देवल की रानी और आमिर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की प्रेम कहानी है। मतलब ये मत याद रखिएगा किसकी कहानी है, मैं बस बता दे रहा हूं, लेकिन हाँ ये भी एक लव स्टोरी है, ये पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद तुगलकनामा, ये भी किसकी किताब है, आमिर खुसरो की। और नूह सिपर यानी 9 स्काईज, 9 आसमान, आपका आज तक तो 7 आसमान सुने थे, ये 9 आसमान लिखा है, तो 9 स्काईज किसकी किताब है, ये भी आमिर खुसरो की किताब है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में हमने खुसरो से पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं हम, तबला का, सितार का, कव्वाली का, गजल का, उर्दू लिटरेचर का, खड़ी बोली का, सबका आविष्कारक कौन है, सबका फादर कौन है, आमिर खुसरो। इसी के साथ अब हम जो है इस क्लास को खत्म करते हैं। अब हम कल्चरल डेवलपमेंट में आर्किटेक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।